Hello everyone. So welcome to my channel UPSC Let's Do It Together. So guys, हम अब तक जो है इसमें सिलेबस में 5 पार्ट्स जो हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं। उन 5 पार्ट्स में हमारा ऑलमोस्ट सारा सिलेबस जो है वो कवर हो चुका है। बट जो मेजर पोर्शंस रहते हैं वो हैं हमारे जीएस के, ठीक है, जो कि आपके मेंस के पेपर हैं, ठीक है। जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3 एंड जीएस 4। इन 4 पेपर का जो सिलेबस है वो हमारा डिटेल में डिस्कस करना रह गया है। सो आज के इस पार्ट में विच इज़ पार्ट 6, इस पार्ट में आज हम जीएस 1 का जो सिलेबस है उसको डिस्कस करेंगे। सो जनरल स्टडीज़ 1 का सिलेबस आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें हमने देख लिया था कि इस पेपर में जो हमें इंडियन हेरिटेज के बारे में पढ़ना है, कल्चर के बारे में पढ़ना है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। सो इसमें हमारी बेसिकली हिस्ट्री और ज्योग्राफी ही है, ठीक है। सो एक एक करके हम टॉपिक्स देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स इसमें पढ़ने हैं हमें, ओके। सो सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक है वो है इंडियन कल्चर विल कवर द सेलिएंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म, लिटरेचर, आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम। बेसिकली इसमें हम पढ़ेंगे कि फ्रॉम वेयर वी इवोल्व, यानी हम कहाँ से इवोल्व हुए हैं, ठीक है, यानी एंशिएंट से मॉडर्न टाइम तक का हम पढ़ेंगे, ठीक है। आर्ट फॉर्म्स के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। बेसिकली इसमें हम आर्ट एंड कल्चर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें सारा ही जो है वो आपका आर्ट एंड कल्चर है, ठीक है, जिसमें आप पेंटिंग्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, पिक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें बेसिकली सारा जो है आपका वो आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड पार्ट आएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम अबाउट द मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी अनटिल द प्रेजेंट। इसमें हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हमें पता है कि हिस्ट्री हमारे पास कौन कौन सी हिस्ट्रीज होती हैं। एक होती है एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। तो इसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो 18th सेंचुरी से लेके प्रेजेंट यानी इस टाइम तक की जो है सारी वो हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। अब क्या क्या है देखिए, सबसे पहले है हमारे पास कि इसका सिग्निफिकेंट क्या है, यानी इसका क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। देन हम पढ़ेंगे कि इसमें इवेंट्स क्या क्या हैं। देखिए इवेंट्स का बेसिकली जो मतलब है वो एक सीरीज़ से है। सीरीज़ से मीनिंग है जैसे कि जो महात्मा गांधी थे उन्होंने कहाँ से जो है वो अपनी मूवमेंट कौन कौन से स्टार्ट किए, वो सीरीज़ वाइज आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है, कि फर्स्ट मूवमेंट कौन सा चलाया था, सेकंड कौन सा था, इस तरह से। उसके बाद नेक्स्ट है पर्सनैलिटीज़ का मतलब पर्सनैलिटीज़ क्या हैं। जैसे कि अब अगर हम साउथ अफ्रीका की बात करें तो वहाँ पर जो है कलर के बेसिस पर जो है वो बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो यहाँ पर कौन सी पर्सनैलिटी निकल के आई थी जो इनके लिए लड़ी, ठीक है, कौन थे वो, नेल्सन मंडेला। तो वो क्या है, एक पर्सनैलिटी है, ठीक है। जैसे कि यहीं पे अगर हम बात करें इंडिया में तो यहाँ पर हम महात्मा गांधी, ठीक है, उनको एक पर्सनैलिटी मानते हैं। बट हमें इसमें महात्मा गांधी के बारे में ही पढ़ना है, हमने इसमें पढ़ना है उनके थॉट्स के बारे में, ठीक है, कि उन्होंने क्या वो थॉट दिया था जिसकी वजह से आज ये हो गया है, ठीक है। हमें उनके थॉट्स पर मेन फोकस करना है, ना कि उनके ऊपर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है इश्यूज़ क्या क्या हैं। इश्यूज़ में हमारे पास आ जाएगा कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। यानी जैसे कि कोई इशू हम ले लेते हैं, जैसे कि कास्ट सिस्टम है। पहले एंशियंट टाइम में अगर हम बात करें, पास्ट में अगर हम जाएं तो वहाँ पर भी कास्ट के बेसिस पे लोगों में जो है वो डिस्क्रिमिनेशन होता था, ठीक है। फिर अगर हम अब प्रेजेंट में आ जाएं तो अब भी यहाँ पर कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है। वैसे हमारे पास बहुत सारे वो कॉन्स्टिट्यूशन में है कि कास्ट सिस्टम के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, बट क्या नहीं होता, असलियत में होता है। तो ये चीज़ प्रेजेंट में भी थी, ये चीज़ पास्ट में भी प्रेजेंट में भी है, पास्ट में भी थी, और ये चीज़ क्या फ्यूचर में भी रहेगी,
रहेगी, तो ये फ्यूचर में भी रहेगी। तो इश्यूज जो होते हैं उनको हम तीनों एक्सपेक्ट से देख सकते हैं कि ये पहले भी थी, अब भी है और आने वाले टाइम में भी रहेगी। ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात कर ले कि जो गरीब इसी तरह से अगर हम बात कर ले कि जो पीजेंट्स थे, मनी लेंडर्स जो हैं उनको पास्ट में भी जो है वो तंग करते थे, प्रेजेंट में भी करते हैं, और क्या ये फ्यूचर में भी होगा? फ्यूचर में भी होगा। तो ये इश्यूज़ को हमें इस तरह से देखना है। ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेकंड टॉपिक, इसमें क्या था। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आता है हमारे पास वो आता है द फ्रीडम स्ट्रगल। फ्रीडम स्ट्रगल इसमें जो है इट्स वेरियस स्टेजेस, इसमें हम इसके स्टेजेस देखेंगे। ठीक है। कंट्रीब्यूटर्स और कंट्रीब्यूशन किसने किया फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। बेसिकली इसमें क्या है, जैसे कि सबसे पहले कौन आए थे, जो मॉडरेट थे, जो मतलब कि बिल्कुल साइलेंटली जो है वो देखिए, जैसे सबसे पहले कौन आए थे, मॉडरेट्स जो थे वो साइलेंटली जो हैं वो रिवोल्यूशन कर रहे थे। ठीक है। ब्रिटिशर्स के खिलाफ किसके साथ मिलके, कांग्रेस गवर्नमेंट के साथ मिलके। ठीक है। फिर उसके बाद फिर कौन आया, उसके बाद आए एक्सट्रीमिस्ट आए, जैसे कि लाल बाल पाल, ये जो थे गवर्नमेंट के अगेंस्ट थे। ठीक है। इनका जो मानना था वो ये था कि इस तरह से हम नहीं करेंगे रिवोल्ट जैसे कि मॉडरेट कर रहे हैं, ये थोड़े एक्सट्रीमिस्ट टाइप के थे यानी। ठीक है। फिर उसके बाद कौन आया, उसके बाद आया रिवोल्यूशनरीज यानी मिलिटेंट, जो कि रेडिकल आइडियोलॉजी जिनकी थी। ठीक है। उसके बाद कौन आया, फिर उसके बाद आया गांधी जी। ठीक है। फिर गांधी जी के बाद क्या स्टार्ट हुआ, गांधी जी के बाद जो है वो एक मास नेशनलिस्ट जो है वो स्टार्ट हुआ, यानी कि फिर जो है सभी लोग मिल के जो है वो लड़ने लगे। ठीक है। तो इस तरह से कुछ स्टेजेस थी फ्रीडम स्ट्रगल में, तो वो हमें इसमें देखनी है, और किन किन का कंट्रीब्यूशन था, किन्होंने कंट्रीब्यूट किया इसमें अलग अलग पार्ट से कंट्री के, तो वो सब हमें इसमें पढ़ना है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री। अब इसमें हमें क्या पढ़ना है, इसमें जो हमने पढ़ना है पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन, मतलब कि जब हमें इंडिपेंडेंस मिल गई थी 1947 में, तो उसके बाद जो है वो जो हमारी कंट्री है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी, इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है। अब इंडिया और पाकिस्तान में जब हमारी कंट्री जो है वो डिवाइड हो गई थी, तो उस टाइम पे जो पूरे भारत था हमारा, उसको एक साथ हमें रखना था, क्योंकि जो आधा पार्ट है वो कहाँ जा रहा था, पाकिस्तान में, और आधा जो तो इधर था। तो उस टाइम पे हमने किस तरह से जो है अब भारत है इसको हमने जो है वो साथ रखा। ठीक है। और इसमें जो हमने कैसे उनको है वो रीऑर्गेनाइज किया। ठीक है। अपनी कंट्री को, उस सब के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। और इसमें जो मेन हमारा लैंग्वेज के बारे में भी हम पढ़ेंगे, यानी जैसे कि अब अगर हम एक जैसे कि आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश जो है वो लैंग्वेज के बेसिस पर जो है वो डिवाइड हुआ था सबसे पहले। ठीक है। अब अगर आंध्र प्रदेश जो हमने लैंग्वेज के बेस पे अलग होने दिया, तो क्या वो हमने सही किया था उस टाइम पे? क्योंकि अगर मान लीजिए अब कोई जो स्टेट है वो ऐसे ही अलग होना चाहे, ठीक है, लैंग्वेज के बेसिस पे, तो अब वो कह सकता है कि वो भी तो हुआ था तो ये भी हो सकते हैं, तो क्या वो डिसीज़न उस टाइम पे सही था? तो इस तरह की चीज़ें जो हैं हम इस पार्ट में पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो है हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। जो वर्ल्ड हिस्ट्री है ये हमारी सिर्फ जो है वो प्री में आती है, मेंस में ये नहीं आती है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड विच इंक्लूड इवेंट्स फ्रॉम 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी से जो इवेंट हुए थे वो सारे हमने पढ़ने हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, फिर वर्ल्ड वॉर हुए। ठीक है। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर सेकंड, कोल्ड वॉर, ये सारे वॉर हुए। रीड्रोल ऑफ द नेशनल बाउंड्रीज, नई मतलब बाउंड्रीज बनी, कोलोनाइजेशन हुआ, डीकोलोनाइजेशन हुआ, पॉलिटिकल बायोस्फीयर पढ़ेंगे इसमें हम, जैसे कि कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एक्सेट्रा। देयर फॉर्म्स एंड इफेक्ट ऑन द सोसाइटी। ठीक है, कि क्या हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ा, क्या हमारी कंट्री के ऊपर इफेक्ट पड़ा, तो ये सारा हमने इसमें पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी
एंड डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। तो इंडियन सोसाइटी के क्या क्या सेलियंट फीचर हैं और जो डाइवर्सिटी है इंडिया की, उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट इसमें जो है सारा वुमेन का आ जाता है कि क्या वो वुमेन के क्या क्या रोल रहे, ठीक है। वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन सी, जैसे कि वुमेन्स जब रिवोल्यूशन करते थे तो उन्होंने अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई थी, वो सब। पॉपुलेशन, एसोसिएटेड इश्यूज, पॉवर्टी, डेवलपमेंट इशू, अर्बनाइजेशन एंड प्रॉब्लम्स एंड देयर रेमेडीज़, मतलब कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी और उनका मतलब क्या क्या समाधान था। तो ये सारी चीज़ें जो है हम इसमें पढ़ेंगे। अब अगर ये वुमेन वाला पार्ट अगर हम बात कर ले तो ये आप लोगों को इस तरह से करना है। फॉर एग्जांपल आप लोग एनसीईआरटी रीड कर रहे हैं तो उसमें कोई भी आपके पास एक वुमेन फिगर आ गई कि इस वुमेन ने ये किया था, ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, तो वो सारी चीज़ें आप लोग जो है वो अलग से जो है वो लिख के रखेंगे, क्योंकि वहीं से आपका ये वाला पार्ट जो है वो निकलेगा। इसके लिए कोई स्पेसिफिक बुक वगैरह कुछ नहीं है। तो इसीलिए जब भी आप एनसीईआरटी वगैरह पढ़े तो वहाँ पे कोई भी वुमेन के बारे में आप पढ़ते हैं कि इसने ये किया था, उसने वो किया था, तो वो आप लोग अलग से एक जगह लिखते जाइए, तो वो आपके लिए अलग से एक नोट्स जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है इफ़ेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का क्या इफ़ेक्ट पड़ा टेक्नोलॉजी का इंडियन सोसाइटी, तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद आ जाता है सोशल एम्पावरमेंट, यानी कि जैसे वुमेन को हम कैसे आगे लेके चले, जो अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं, ट्रांसजेंडर, एलबीजी वगैरह, जो ट्रांसजेंडर वगैरह, तो इनको हम कैसे जो है वो आगे लेके आए, ठीक है। फिर कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सेकुलरिज्म, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर है सेलियंट फीचर ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, तो इसमें फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में आपने पढ़ना है, इसमें हम मैप्स वगैरह देखेंगे अच्छे से, ठीक है। कंट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में हम पढ़ेंगे अक्रॉस द वर्ल्ड, जिसमें हम साउथ एशिया के बारे में पढ़ेंगे एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में भी। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर जो है इंडस्ट्रीज़ में, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें हम वर्ल्ड के बारे में भी और इंडिया दोनों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फिनोमिना, जैसे कि अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनो एक्टिविटी, साइक्लोन, ठीक है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। ज्योग्राफिकल फीचर्स एंड देयर लोकेशन चेंज इन द क्रिटिकल ज्योग्राफिक फीचर्स इंक्लूडिंग वाटर बॉडीज़ एंड आइस कैप्स। फिर फ्लोरा फोना, इनके बारे में हम पढ़ेंगे एंड इफेक्ट ऑफ सच चेंजेस, और इनकी वजह से क्या क्या जो है इफेक्ट पड़ते हैं, वो सारी चीज़ें। तो ये हमारा GS1 का जो है वो सिलेबस है, जो कि मैंने आपको डिटेल में बताया है। अब आप लोग इसको 2-3 बार जब पढ़ेंगे अच्छे से, बिल्कुल समझ के, तो आप लोगों को ये इतने अच्छे से आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा कि फिर जब आप लोग कुछ भी रीड करने लगेंगे, फॉर एग्जांपल आप लोग न्यूज़पेपर रीड करने लगेंगे, तो उसमें आपके पास जैसे कि कोई भी पेंटिंग वगैरह के बारे में कुछ आता है, ठीक है, कोई भी हमारे पास जैसे कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ आता है, वुमेन से रिलेटेड कुछ आता है, ठीक है, कि अर्थक्वेक, इन जो मतलब इससे रिलेटेड कुछ आता है, तो आप लोगों का जो माइंड है वो स्ट्राइक होगा कि हाँ ये तो उसके सिलेबस में था, तो फिर आप लोगों को पता लगेगा कि ये इम्पोर्टेंट है हमारे इसके लिए। तो ये ऐसे ही जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं हमें यही नहीं पता चलता कि क्या चीज़ हमने पढ़नी है और क्या नहीं पढ़नी है, तो वो क्या पढ़नी है और क्या नहीं पढ़नी है वो आपको तभी समझ में आएगा जब आप लोगों को सिलेबस समझ में आएगा। तो बिना सिलेबस समझे आप लोग इसको बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, ना आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया GS1 का सिलेबस। इसी तरह से हम 2, 3 और 4 का भी कवर कर लेंगे। सो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच।